हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि कई बार लॉ एंट्रेंसेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से। और इस वीडियो को दोस्तों इस वे में कवर किया जाएगा जिससे कि आप उतना ही पढ़ें जितना आपको जरूरत है किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इन डेप्थ में जाके ना पढ़ें, क्योंकि हमें एक ही पर्टिकुलर टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है। हमारा ऑब्जेक्टिव है किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी पेड लाइव क्लासेस जो है उसका गूगल फॉर्म डाल दिया है। अगर आप चाहें तो उसके थ्रू अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ये बताता है, इस बारे में नॉलेज देता है कि कैसे किसी कंट्री या किसी स्टेट को रूल या गवर्न किया जाता है। वहीं अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है हमारे देश का जिसके थ्रू बाकी कानून जो है अपनी अथॉरिटी डिराइव करते हैं। अगर कोई भी कानून ऐसा बनाया जाता है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो अल्ट्रा वायरस करार दे सकती है, उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है जिसके थ्रू बाकी कानून अपनी अथॉरिटी डिराइव करते हैं, जिसमें यह भी बताया गया है जिस लॉ में, जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कितनी पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कितनी पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट के पास, कितनी पावर्स है इंडिया के जो जुडिशियल सिस्टम है उसके पास। तो किसी पावर के ऊपर अगर कोई चेक रखा गया है तो वो इसी डॉक्यूमेंट के थ्रू रखा गया है जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कि शेड्यूल 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो कि 3 लिस्ट के बारे में बात करता है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट, जिसमें अलग अलग पावर्स दी गई है कि किन सब्जेक्ट्स के ऊपर इंडियन पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर्स कानून बनाएंगे, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस वे में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी है, जो कि अलग अलग ऑर्गन्स हैं स्टेट के, उनकी पावर्स के ऊपर चेक भी रखता है, ये भी बताता है कि कितनी पावर्स वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक ऐसा भी डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे और उसको लगता है कि कोई कानून ऐसा बनाया गया है जो कि इस डॉक्यूमेंट के खिलाफ, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, तो उसको नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। अब दोस्तों हम जानते हैं 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट के बारे में। एक है लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एक है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और एक है जुडिशरी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ एक और ऑर्गन स्टेट का। लेजिस्लेटिव ऑर्गन दोस्तों वो ऑर्गन है स्टेट का जिसके पास ये पावर्स होती हैं हमारे देश के लिए कानून बनाने की, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन माने जाते हैं क्योंकि इनके पास ये पावर है किसी भी कानून को बनाने की। वहीं अगर हम एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है स्टेट का जो कि इन कानूनों को इंप्लीमेंट करता है। जैसे कि अगर लेबर से रिलेटेड कोई कानून बनाया गया है तो जो लेबर मिनिस्ट्री है दोस्तों वो ऐसी योजनाएं लाएगी, वो ऐसी पॉलिसीज लाएगी जिसके थ्रू उस कानून को इंप्लीमेंट किया जा सके बेटर वे में। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोस्तों जो हमारे होते हैं, जिनको हम कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स का काम करते हैं, जिनको लेजिस्लेचर से ही चुना जाता है और एक कैबिनेट बनाई जाती है जो कि एग्जीक्यूटिव्स का रोल निभाती है। वहीं तीसरे ऑर्गन की बात करें तो वो है जुडिशरी के तौर पे एक और ऑर्गन जिसका काम ये है कि वो ये देखती रहे, एक चेक रखे लेजिस्लेटिव की पावर के ऊपर या एग्जीक्यूटिव की पावर के ऊपर, कि जो लेजिस्लेटिव है वो ऑर्गन जो है वो अपनी पावर्स को एक्सीड ना करे, या फिर जो एग्जीक्यूटिव्स है वो अपनी पावर्स को आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ना करे। तो इसके ऊपर जो चेक रखता है दोस्तों ऑर्गन, वो है जुडिशरी। जुडिशरी इस बात के ऊपर निगरानी रखता है कि कोई भी ऑर्गन जो है स्टेट का वो अपनी पावर्स को एक्सीड ना करे। तो दोस्तों ये बात की हमने 3 पिलर्स, 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के बारे में। अब हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण एक्ट्स के बारे में जिनके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा डेवलपमेंट हुआ है। तो दोस्तों उन एक्ट्स में अगर आप उनकी टाइमलाइन समझे या फिर क्रोनोलॉजी समझे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड 1853, फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी कहा गया, फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935। तो इन सभी इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके ऊपर इससे कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, डीयू में भी बीएचयू में भी।
तो दोस्तों ये एक ऐसा एक्ट था जिसने पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, उसको ये पावर दे दी थी कि अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर पाएगी, अपनी कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। उसके साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ हमारे देश में पहली बार कैलकाटा में, दोस्तों वो भी इस एक्ट के थ्रू ही एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 बाकी अन्य जजेस थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कैलकाटा में एस्टैब्लिश हुआ पहली बार, वो किस एक्ट के थ्रू हुआ, तो वो हुआ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और दोस्तों पहले एक पोस्ट थी जिसका नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल। अब उस पोस्ट को हटा के लाई गई थी एक और पोस्ट जिसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके थ्रू जो गवर्नर थे बंगाल के, उनकी पावर्स को बढ़ाया गया, उनकी मिलिट्री पावर्स को, उनकी सिविल पावर्स को, उनकी गवर्निंग पावर्स को बढ़ाया गया। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने दोस्तों, वो बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833 की। तो दोस्तों इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि अब वो अपना जो बिजनेस है, अपनी जो ट्रेड है, इंडिया से नहीं कर पाएंगे। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी, अब उसको हटा के एक और नई पोस्ट लाई गई जिसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो धीरे धीरे पावर्स को बढ़ाया गया, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल आए, फिर उस जगह पे एक और पोस्ट आई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर आई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको मिलिट्री पावर्स दी गई, सिविल पावर्स दी गई, गवर्निंग पावर्स दी गई पूरे देश के लिए। और दोस्तों जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, उनका नाम था विलियम बेंटिंग। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछेगा कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, तो बने विलियम बेंटिंग। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट लाई गई, डेजिग्नेशन लाई गई, वो लाई गई बाय द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833। अब दोस्तों बात करते हैं चार्टर्स एक्ट ऑफ 1853। आज हम देखते हैं जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है यूपीएससी का, जिसके थ्रू ब्यूरोक्रेट्स को चुना जाता है। तो दोस्तों जो सिविल सर्विस एग्जाम था वो सबसे पहले हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1853, जिसके ऊपर रिपोर्ट दी थी लॉर्ड मैक्यूले ने। लॉर्ड मैक्यूले वही इंसान है जिन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी को कोडिफाई करने का भी काम किया। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी सिविल सर्विस एग्जाम्स के ऊपर, जिसके बाद सिविल सर्विस एग्जाम्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ब्रिटिशर्स भी और इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, उस एग्जाम को दे सकते थे। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसा एक्ट जिससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट। तो पहला क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट को और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये इसलिए ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि पहली बार हमारे देश में कम्युनल इलेक्टोरेट इसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि अगर कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है तो उसमें जो वोटर्स होंगे वो सारे ही मुस्लिम्स होंगे। तो माना जाता है कि इस एक्ट के थ्रू सबसे पहले डिवाइड एंड रूल का जो बीज है वो हमारे देश में डाला गया था। तो आपको याद रखना है कि पहली बार कम्युनल इलेक्टोरेट जो इंट्रोड्यूस किया गया हमारे देश में, वो इंट्रोड्यूस किया गया बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट एक्ट की, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम दोस्तों दूसरे नाम से जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो आपसे अगर पूछे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किस एक्ट का दूसरा नाम है, तो दोस्तों वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और दोस्तों इसके थ्रू बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दो हाउसेज इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे हमारे देश में आज एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस है राज्यसभा के तौर पे, लोकसभा है लोअर हाउस के तौर पे। वैसे ही दो हाउसेज वाला जो कॉन्सेप्ट है बाइकैमरलिज्म जिसको कहा जाता है, वो इंट्रोड्यूस किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके साथ ही साथ ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट अभी खाली मुस्लिम्स के लिए था, अब उसको एक्सटेंड किया गया सिख के लिए भी, कि अगर कोई सिख रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है तो खाली सिख वोटर्स होंगे। कोई यूरोपियन को इलेक्ट करना है तो खाली उसमें यूरोपियंस होंगे वोट कास्ट करने वाले। या इंडियन क्रिश्चियन का कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है तो उसमें खाली इंडियन क्रिश्चियन वोटर्स होंगे। और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम था डायरकी। क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डायरकी वाला जो सिस्टम है वो किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया, तो दोस्तों वो इंट्रोड्यूस किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो डायरकी थी क्या दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग विरासतें थी जिनको प्रोविंसेस कहा जाता था, और उनकी अलग अलग लेजिस्लेचर थे। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती थी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, असम और पंजाब। तो इन विरासतों के पास ये अधिकार था, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है जिनको प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स कहा जाता था, कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रोविंशियल लिस्ट में फॉल कर रहा है तो उनके ऊपर ये विरासतें खुद के लिए कानून बना सकती थी। पर अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो
सेंट्रल सब्जेक्ट में फॉल कर रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेचर कानून बनाती थी। जैसे कि डिफेंस हुआ, जिसमें भी पूरे भारत का इंटरेस्ट एसोसिएटेड हो, वो सेंट्रल सब्जेक्ट में था सब्जेक्ट, और उसके ऊपर खाली जो पावर थी कानून बनाने की वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के ऊपर थी। पर ये सब्जेक्ट्स दोस्तों क्लियरली डिमार्केट नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट आता था कि कौन सा सब्जेक्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में है, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के पावर्स में फॉल कर रहा है। तो इसको जो क्लियरली डेमार्केट किया गया, इसको क्लियरली जो इनलिस्ट किया गया, डिवीजन की गई, वो की गई बाय द सिस्टम ऑफ डायरकी। और इसी डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स को कहा जाता है डायरकी, जो कि इंट्रोड्यूस की गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब दोस्तों बात करते हैं साइमन कमीशन की, जिसके बारे में आपने कई बार सुना भी होगा। तो दोस्तों साइमन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था 1927 में। उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की थी, वो रिपोर्ट सबमिट की थी 1930 में। और साइमन कमीशन की जो अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया गया था, जिन्होंने जो उसके प्रेसिडेंट रहे थे, जो इसको पूरे चेयरमैन रहे थे, वो थे दोस्तों सर जॉन साइमन। और साइमन कमीशन को दोस्तों जो रोल दिया गया था वो ये दिया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स को बताए कि क्या क्या और रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं गवर्नेंस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है उसको स्टडी करे, उसमें और क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं वो बताए। पर जो हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने इसका विरोध इसलिए किया था कि जब आप कोई कमीशन नियुक्त कर रहे हैं देश की गवर्नेंस के लिए, पर उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, कोई भी हमारे देश से कोई भी इंसान उस कमीशन का मेंबर नहीं था, जिसकी वजह से उसको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नारा भी दिया जाता था जिसका नाम था साइमन गो बैक, क्योंकि उसमें कोई भी इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और इसी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये पावर दी थी, ये अलाउ किया था कि आप भी अपनी एक रिपोर्ट बना लीजिए। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्हें बोला था कि आप भी अपनी एक रिपोर्ट बना लीजिए, आप भी कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करिए, और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है और आपकी जो रिपोर्ट होगी, उन दोनों को मिला के एक नए रिफॉर्म्स को लाया जाएगा। तो मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी, और साइमन कमीशन की तो अपनी एक रिपोर्ट आई थी। और इन दोनों को देख के, इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों के ही जो चीजें थी, जो रिफॉर्म्स थे, उनको स्टडी करने के बाद दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को तैयार किया गया था आफ्टर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी पार्ट लिया और ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी पार्ट लिया। और इन दोनों रिपोर्ट्स के बेसिस पे मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी और सर जॉन साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उन दोनों को स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तैयार किया गया। पर जो ये तैयार किया गया दोस्तों, उससे अभी भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी संतुष्ट नहीं थी। अब दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस हैं दोस्तों, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बनाया गया था उससे पॉलिटिकल पार्टीज नाखुश थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बोला था चार्टर ऑफ स्लेवरी, कि ये एक तरीके से भारतीयों को स्लेव बनाने का एक तरीका है, एक ऐसा एक्ट है जो हमारे देश के लोगों को स्लेव बनाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस को कंसिडर किया गया व्हाइल ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे प्रोविजंस वहां से भी लिए गए। अब आखिरी एक्ट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने दोस्तों हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स का राज था, जो रूल था, उसको खत्म किया और हमारे देश को एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवेरेन स्टेट घोषित किया फ्रॉम 15 अगस्त 1947। तो हमारे देश को जो इंडिपेंडेंट सोवेरेन स्टेट का दर्जा दिया गया, घोषणा की गई, वो की गई बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। और इस दौरान जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों, उनका नाम था क्लीमेंट एटले। तो इनका नाम पूछा जाता है कि कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब हमारे देश को आजादी मिली, तो दोस्तों वो थे क्लीमेंट एटले। और दोस्तों जैसे कि ट्विन नेशन थ्योरी, दो नेशंस की थ्योरी जो दी गई थी जिन्ना द्वारा, और ये मांग उठाई गई थी मुस्लिम लीग द्वारा कि मुस्लिम्स को एक अलग देश दिया जाए, तो माउंटबेटन प्लान फिर बनाया गया था बाय द जो उस समय की वॉइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने माउंटबेटन प्लान बनाया जिसके थ्रू हमारे देश का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, माउंटबेटन प्लान था जिसके थ्रू हमारे देश का पार्टीशन हुआ, जिसको ड्राफ्ट किया था उस समय के वॉइसरॉय ने, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और दोस्तों जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी,
विरासती थी, उनको ये अधिकार दिया गया कि अब आपको ये चुनना है कि आपको भारत का हिस्सा बनना है या आपको पाकिस्तान का हिस्सा बनना है या आपको इंडिपेंडेंट रहना है। तो उनमें से कुछ प्रोविंसेस थी, 5 प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रोविंसेस थी, जिन्होंने डिसाइड किया था इनिशियली सबसे पहले कि हम भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसमें एक प्रिंसली स्टेट थी ट्रावनकोर की, एक प्रिंसली स्टेट थी जोधपुर, एक थी भोपाल, एक थी हैदराबाद और आखिरी थी जूनागढ़। पर बाद में इन सभी का विलय जो हुआ, जो ये पार्ट बने वो इंडिया के ही बने, पर इनिशियली इन 5 प्रिंसली स्टेट्स ने मना किया था भारत का पार्ट बनने से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो जिसमें मैंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कवर किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरी लाइव क्लासेस में इनरोल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इनरोलमेंट फॉर्म को फिल करके इनरोलमेंट फी पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।